हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड एंड डिक्लेयर्स वॉर ऑन पोलैंड। 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। एंड फाइनली द वॉर बिटवीन जर्मनी एंड यूएसएसआर बिगिंस ऑन 22 ऑफ जून 1940। इसको जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा कहा और ये थी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। वॉर एक छोटी सी जंग से या दो मुल्कों की जंग से शुरू होती है, बट इट कैन एस्केलेट ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल रिलेशंस दैट डिफरेंट सुपर पावर्स हैव विद वन अनदर, कॉम्प्रोमाइजिंग देयर इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री एडवांटेज की पोजीशंस और उनका एज अ सुपर पावर ग्लोबल डोमिनेंस जब खतरे में आता है तब सुपर पावर्स क्लैश करती हैं। हम जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। दैट हैज़ टू डू विद द डेलिकेट NATO alliance with which the Ukraine wanted to proceed। अब इस जंग के बाद रशिया और जापान के बीच में टेंशन्स बढ़ गई हैं। जापान और रशिया के बीच में कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं दैट आर कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटरीज, और इसकी वजह है 4 ऐसे आइलैंड्स जो जापान क्लेम करता है कि ये उसके आइलैंड्स हैं, लेकिन रशिया ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये चारों भी आइलैंड्स मॉस्को से रूल होते हैं, और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर की, जापान ने बहुत इंटेंसली अपनी ये डिमांड को बढ़ा दिया है। लेकिन ये जो क्लेम जापान कर रहा है ये कोई नया क्लेम नहीं है। जापान इस क्लेम को पिछले 80 सालों से बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखता आया है। इसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स है और इसकी अपनी एक 200-300 साल की पूरी हिस्ट्री है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जुड़ा है। वर्ल्ड वॉर 2 की जो पीस ट्रीटी ऑफिशियली साइन हुई थी, आज तक रशिया और जापान ने इन चारों आइलैंड्स की वजह से फॉर्मली उस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। सो टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो आज भी रशिया और जापान के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। और स्पेशली अब यूक्रेन वॉर के बाद चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर सैंक्शंस लगाई गई और इस इंटरनेशनल सैंक्शंस ने जापान ने भी पार्टिसिपेट किया। जापान ने भी रशिया पर सैंक्शंस लगाई। उसके नतीजे में रशिया ने अपनी सारी पीस एग्रीमेंट्स जापान के साथ वो कैंसिल कर दी एंड नाउ बोथ द कंट्रीज आर हेडेड टुवर्ड्स वेरी पैशनेट क्लेम्स फॉर दीज 4 आइलैंड्स। और ये 4 आइलैंड्स की हिस्ट्री क्या है और कैसे रशिया और जापान का ये कॉन्फ्लिक्ट जोन आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गरमा सकता है, आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट एजेंडा हो सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इन 4 आइलैंड जिनको कुरिल आइलैंड्स कहा जाता है, इस डिस्प्यूट को समझने के लिए हमको रिवाइंड करना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा मिड 19th सेंचुरी में। मिड 19th सेंचुरी वो थी जब जापान ऑलमोस्ट 2.5 सेंचुरीज की अपनी ग्लोबल आइसोलेशन से बाहर आ रहा था एंड इट वाज वॉकिंग इनटू द इंटरनेशनल स्फीयर। और इसी में जापान ने अपनी आंखें खोली और सारी दुनिया को देखने लगा। जापान ने अपने लोग आइलैंड टेरिटरीज में बसाने शुरू किए और इनमें फोरमोस्ट वर होकाइडो एंड द क्यूरिल आइलैंड चेन। ये क्यूरिल आइलैंड चेन जापान के साउथ वर्ड्स में पड़ती है और ये एरिया वो है जो जोग्राफिकली रशिया से लगकर है। और जब जापान ये कर रहा था तो इसी समय में रशिया और रशिया के लोग अपने नॉर्दर्न शोर्स में आकर बस रहे थे, सेटल हो रहे थे इन दी साकालिन एंड द क्यूरिल आइलैंड्स। और यहीं से रशिया और जापान की कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री की शुरुआत होती है। लेकिन शुरुआत के दौर में ये कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री और इसके पीस ट्रीटीज बहुत पीसफुल रही हैं। 1855 में रशिया और जापान फॉर्मली एक ट्रीटी साइन करते हैं, द शिमोडा ट्रीटी। ये ट्रीटी पीस ट्रीटी थी एंड इट वाज देयर टू सेटल ऑल द डिस्प्यूट्स। ट्रेड को बढ़ाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए और डिप्लोमेसी को बढ़ाया जाए। और इस पीस ट्रीटी के नतीजे में जो आसपास के जो एरियाज थे वो जापान और रशिया के बीच में डिवाइड होते हैं। रशिया विल गेन द कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड्स एंड जापान विल हैव कंट्रोल ऑन द मोर सदर्न आइलैंड्स। इसके अलावा जो साकालिन आइलैंड था, इस पर रशिया और जापान मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। ये ट्रीटी से ये बात सेटल होती है। लेकिन बस कुछ ही सालों में इन 75 अगेन दे कम टू अनदर ट्रीटी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रीटी के अनुसार अब ये जो साकालिन का आइलैंड था ये रशिया को पूरा का पूरा दे दिया जाता है ताकि रशिया इसको गवर्न करे, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करे। और ये स्मॉल आइलैंड चेन्स जो हैं दैट आर कॉल्ड एज द क्यूरिल आइलैंड्स,
इस पर जापान का पूरा कंट्रोल रहेगा। ये दूसरा डिवीजन था जो इस पीस ट्रीटी के नतीजे में हुआ और दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज अलग अलग हो गए। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी जब आई, 20th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ एम्पायर बिल्डिंग। बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने, यूरोपियन एम्पायर्स ने, रशियन एम्पायर्स ने, जापानीज एम्पायर ने नए नए एरियाज, जोग्राफिकल एरियाज ढूंढने शुरू किए, वहाँ अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू की, वहाँ के रिसोर्सेस को कैप्चर करना शुरू किया। यही वो टाइम है जो जियोपॉलिटिक्स में सबसे डिस्टर्बिंग टाइम माना जाता है। यही वो टाइम है जब दुनिया का सारा रिसोर्स जमा करके ये सुपर पावर्स लेकर जाती हैं। इसी टाइम में रशिया भी एज अ ग्लोबल सुपर पावर वॉज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स डोमिनेंस एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जापान वॉज ट्राइंग टू डोमिनेट इट्स ओन एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। रशिया के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत थी ग्लोबल डोमिनेंस में वो ये थी कि रशिया नॉर्थ में होने की वजह से उसके जो अक्सर पोर्ट्स होते हैं, जो सीज होती हैं, वो विंटर सीजन में ड्राई हो जाती थी, वो विंटर सीजन में वहाँ बर्फ़ जम जाती थी। नेचुरली देयर वॉज नो रूम फॉर ट्रेड, देयर वॉज नो रूम फॉर द आर्मी मोबिलाइजेशन, और ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इसको दूर करने के लिए रशिया ने अपना एक्सपांशन शुरू किया वार्मर सीज की तरफ और रशिया ने पोर्ट आर्थर को कैप्चर कर लिया। पोर्ट आर्थर कोरिया के बहुत पास है। सिमिलरली उसी टाइम पर जापान भी अपने आप को इसी डायरेक्शन में एक्सपांड करता चला जा रहा था। जापान की भी नज़र पोर्ट आर्थर पर थी क्योंकि पोर्ट आर्थर एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सीज में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था और उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। दोनों एम्पायर्स के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए और जापान ने रशिया के सामने एक ऑफर दिया, एक पीस ट्रीटी का ऑफर, जिसके नतीजे में रशिया को सारा का सारा मंचूरिया रीजन का कंट्रोल मिल जाएगा और जापान के पास पोर्ट आर्थर आ जाएगा। जापान को रशिया से ये उम्मीद थी कि जैसे पिछली बार की तरह सेंट पीटर्सबर्ग या जो पिछली ट्रीटीज हुई थी, रशिया इस बार भी इस ट्रीटी को साइन करेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस ट्रीटी के नतीजे में रशिया के लिए बहुत सारा डिसएडवांटेज था। रशिया ने इसको रिफ्यूज़ किया और रशिया ने जापान के सामने एक ऑफर रखा। रशिया का ऑफर ये था कि कोरिया को नॉर्थ और साउथ पार्ट्स में डिवाइड किया जाए अलोंग द 39th पैरेलल, और जो सदर्न एरिया है वो रशिया रूल करेगा और जो नॉर्दर्न एरिया है उस पर जापान रूल करेगा। इंटरेस्टिंगली आज भी हम देखते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ कोरिया है उनकी जो डिवाइडिंग लाइन है, उनकी जो बॉर्डर है, वो सिर्फ 1 डिग्री इस 39th पैरेलल से दूर है। जापान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और जापान ने कुछ दिनों के बाद रशिया के ऊपर और पोर्ट आर्थर पर रशिया की आर्मी पर एक सरप्राइज अटैक किया और यहाँ से एक लंबे रशियो रूसो जापानिक वॉर की शुरुआत हुई। ये जंग 18 महीनों तक चली, लेकिन इसमें जापान डोमिनेंट रहा। जो रशियन जार थे उन्होंने कहा हार जाने और सरेंडर होने से तो बेहतर अच्छी बात यह है हम ये डिफीट को एक्सेप्ट करें और लड़ते जाएं। 18 महीने की जंग के बाद रशिया हार जाता है एंड अल्टीमेटली जापान विंस। और 1905 में ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समिथ साइन होती है बिटवीन रशिया एंड जापान, और इस ट्रीटी के हिसाब से जो साखालिन आइलैंड है उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो रशिया को मिलेगा और जो सदर्न पोर्शन है इस पर जापान का रूल रहेगा। ये ट्रीटी साइन हो जाने के बाद जापान ने अपना कोलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट और डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। जापान ने अपनी पॉपुलेशन को इन आइलैंड्स पर जाकर बसाना शुरू कर दिया। कई सालों तक रशिया और जापान के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। रशिया इज बिजी इन फाइटिंग विद जर्मनी एंड जापान इज बिजी फाइटिंग विद यूएस एंड द वेस्टर्न एलाइज। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, जापान अटैक्स द पर्ल हार्बर। जैसे ही जापान पर्ल हार्बर को अटैक करता है, अमेरिका एंड द वेस्टर्न एलाइज डिक्लेयर वॉर ऑन जापान और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया जाता है। जैसे ही जापान पर न्यूक्लियर बम गिराया जाता है, अगेन आफ्टर दैट ऑल ऑफ द वेस्टर्न पावर्स डिक्लेयर वॉर ऑन जापान। इसके कुछ दिनों बाद ही रशिया भी जापान पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। रशियन आर्मी मंचूरिया से, साखालिन से, क्यूरिल आइलैंड से, हर जगह से जापान पर अटैक करती हैं एंड इमीडिएटली जापान सरेंडर्स। एंड बाय द टाइम जापान सरेंडर्स, all of the Sakhalin, the Kuril Islands is under the control of Moscow. रशिया इस पर कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद जो जापानीज कॉलोनाइजर्स थे, जापान ने जो अपने सेटलर्स यहाँ भेजे थे, उन सब को वापस भेज देता है एंड रशियंस स्टार्ट कॉलोनाइजिंग। रशियन और यूक्रेनियंस यहाँ पर लाकर बसाए जाते हैं।
उसके बाद से लेकर आज तक दोनों भी ये सुपर पावर्स, ग्लोबल जायंट्स हैव बीन क्लेमिंग दीज आइलैंड्स। जापान के क्लेम को वेस्टर्न पावर्स एंड यूएस ये जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि जापान का क्लेम सही है, और रशिया के क्लेम को चाइना जस्टिफाई करता है, कहता है कि रशिया सही है। ऑल दोज ट्रीटीज एंड द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स दैट आर देयर, दे पॉइंट टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन ये सब हो जाने के बावजूद ये 4 छोटे छोटे आइलैंड्स, इनकी इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इनके पीछे सुपर पावर ने अपनी सारी ताकतें लगा रखी हैं। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आज रशिया को अगर पैसिफिक ओशन में अपने लिए आज़ाद एक्सेस चाहिए तो ये आइलैंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जापान जो कि यूएस का एलाय है, जापान के अंदर आज की डेट में तकरीबन 2 दर्जन यूएस मिलिट्री बेसिस हैं और थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स आज जापान के अंदर हैं। रशिया के एक इम्पॉर्टेंट मरीन फ्लीट दैट इज स्टेशन एट द व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक में जो रशिया की मरीन स्टेशन है, इट कंटेन्स न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन्स, और ये सबमरीन्स को रशिया यूज करता है टू कीप अ चेक ऑन यूएस एंड इट्स एलाइज। अगर रशिया को पैसिफिक ओशन में अपनी मिलिट्री को भेजना है तो रशिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो वो है जो जापान और उसके पास के बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स और छोटे छोटे नैरो एक्सेस एरियाज जहां से वो ये अपनी फ्लीट को भेज सकता है, लेकिन ये एरियाज सारे के सारे डोमिनेटेड हैं अमेरिकन कंट्रोल से। सो जापान विल हैव टू पास थ्रू US dominated seas to get into the Pacific Ocean. Obviously, its power is getting checked over there. दूसरा रास्ता जो रशिया के पास है, वो दूसरा रास्ता जाता है क्यूरिल आइलैंड से। क्यूरिल आइलैंड से अगर रशिया जाता है तो क्यूरिल आइलैंड, क्योंकि उसके जो सदर्न पार्ट्स हैं वो वार्मर सीज हैं और वो सर्दी के दिनों में भी वहाँ पर बर्फ नहीं जमती है, तो रशिया के पास पैसिफिक ओशन में जाने का एक ओपन एक्सेस है। अगर रशिया ये 4 आइलैंड्स में से अगर 2 आइलैंड जापान को आज दे देता है, तब डेफिनेटली इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट्स अपने मिलिट्री बेसिस वहाँ पर लाकर बिठा देगा, अपनी आर्मी लाकर परमानेंटली वहाँ बिठा देगा और रशिया का परमानेंटली पैसिफिक ओशन में रूट क्लोज हो जाएगा। इसीलिए रशिया कीप्स ऑन क्लेमिंग दीज आइलैंड्स एज टू बी राइटफुली देयर्स। रशिया आज भी जापान को ऑफर देता है कि उसमें से कुछ जो छोटे आइलैंड्स हैं वो उनको रख ले एंड पीस ट्रीटी साइन कर ले, लेकिन ये पीस ट्रीटी को जापान ने बार बार ठुकराया है एंड इट हैज नॉट एक्सेप्टेड द पीस ट्रीटी एंड द टेंशंस बिटवीन द 2 सुपर पावर्स कंटिन्यू। एंड स्पेशली अब यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशंस जो बढ़ी हैं उसके बाद देयर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड ऑफ दीज टेंशंस टू गेट एक्सकेलेटेड। लेकिन ये टाइम बताएगा कि ये दोनों कंट्रीज इस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करती हैं। बड़ी सीज में ये छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशंस होती हैं। सी पोर्ट्स दिखते बहुत छोटे हैं, होते बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी दुनिया में इकोनॉमी में एंड मिलिट्री डोमिनेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई भी मुल्क जिसके पास ओपन सी की एक्सेस हो, उसके पास एक बहुत पावरफुल टूल होता है। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।